लेट आ रहा है, कभी कोई जल्दी आ रहा है, कभी डिले करके आ रहा है। मतलब ऐसा है कि हाँ चलो अब कुछ नहीं है घर पे, तो क्लास में चले जाते हैं, है घर पे कुछ तो रहने देते हैं, है ना। तो ऐसा मत करो, क्लास में आया करो और टाइम से। थोड़ा सीरियसनेस बरतो, मतलब ये थोड़ी बिल्कुल सरकारी स्कूल बना लिया आप लोगों ने। छोड़ो तो आ जाओ, शाबाश। हाँ, क्यूबाइड का कोऑर्डिनेट करने के लिए दिया था, वही बता रहा हूँ। देखो जो होमवर्क दिया था उसी पे फोकस करेंगे, आ जाओ सभी। होमवर्क क्या था बच्चों, जैसे एक क्यूबाइड बनाया था हमने, ऐसे। बनाया था ना। हाँ, तो उसके साइड्स बता दी थी मैंने, ये तो थी 3, यहां से यहां तक, ये थी 2 मीटर, और ये थी 1 मीटर आई थिंक। हाँ, 1 मीटर। तो जल्दी बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये इनके कोऑर्डिनेट मैं नहीं निकलवाऊंगा, इसके बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी बताओ। 3 along x and 2 along y, z के along 0। इसके कोऑर्डिनेट, ये x है, ये y है, नोटेशन भी डाल देता हूं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, शाबाश। 1 along z and 2 along y, x के along 0, z के along 1 और y के along 2। समझ में आया? 0,2,1। यस, आगे चलते आ जाओ बच्चों, इसका बताना है, इसका बताना है। 3 along x, 1 along, या मैं बोलूंगा 2 along y, 3 along x, 2 along y and 1 along z। तो आएगा 3 along x, 2 along y and 1 along z। समझ में आ गया? आ गया ना बच्चों सभी को? हाँ, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे 3,2,1। इसका तो इजीली कर देंगे अब सभी। 3 और ये z के along कितना, 1, तो 3,0,1 कर लोगे ना? यस, गुड, अच्छे बच्चे। आ जाओ बच्चों, अब आगे चलते हैं, है ना। हाँ, तो बच्चों अब डिस्कशन करेंगे पोजीशन वेक्टर का। किसका? पोजीशन वेक्टर का। इसको मैं फास्ट भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है, पर मैं यही चाह रहा हूं अभी तुम्हें सबसे पहले बता देता हूं कि तुम इस सब्जेक्ट की फील लो ना कि रट्टा मारो। फिजिक्स में जो बच्चे रट्टा मारना स्टार्ट कर देते ना तो उनको बोरिंग लगने लग जाती। अभी जिस तरीके से तुम्हें अप्रोच करवाई गई है वो बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच है, थोड़ा सा भी क्रैमिंग नहीं, थोड़ा सा भी। समझ में आया ना? मैक्सिमम मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अप्रोच से करो, ठीक है, कॉमन सेंस से सोचने के लिए आपको टाइम दिया जाए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेसिकली बच्चों? आ जाओ पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, वो उस पॉइंट का बेसिकली एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस होता है। किसी भी पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत होती है, ठीक है ना। उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, एंड दैट इज बेसिकली एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट। हमें पता है रेफरेंस पॉइंट जो लिया जाता है, किसकी रेफरेंस में ये मतलब एड्रेस होता है,
ये जो एड्रेस होता होगा किसी की तो रेफरेंस में होता होगा, ऐसे बोलते हैं अगर आप किसी गांव में जाओगे या किसी भी मान लो सेक्टर में चले जाते हो, सेक्टर वगैरह तुम्हारे सिटी में होता है, तो बोलेंगे गली नंबर 5 में इतना नंबर हाउस है ना। तो आप सबसे पहले कहां पे पहुंचोगे, सेक्टर 5 में पहुंचोगे ना। मान लो सेक्टर 5 में आए, उसकी रेस्पेक्ट में देखोगे ना गली नंबर 5 या किसी भी सेक्टर के गली नंबर 5 में घुस जाओगे, है ना। तो ऐसे ही ये जो रेफरेंस लिया जाता है यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट, वो कोई भी ले सकते हो आप, पर जनरली रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन। इसलिए जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ओरिजिन की रेस्पेक्ट में लिया जाता है। वो क्या होता है, ओरिजिन की रेस्पेक्ट में लिया जाता है बेटा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इज द बेसिकली एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। मान लो आपके सामने, अभी जेड को तो आप भूल जाओ, एक्स की बात कर लेते हैं और वाई, तो ये एक्स है और ये वाई है। आपसे बोल दिया जाए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, है ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। 2,3 मतलब एक्स के अलोंग 2 चले और वाई के अलोंग 3 चले, इसका मतलब यही है ना, एक्स के अलोंग 2 चले, वाई के अलोंग 3 चले, यही है या नहीं है इसका मतलब, हाँ कि ना। हाँ, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब यही होता है ना, कोऑर्डिनेट का किसी भी पॉइंट के का कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,3 मतलब एक्स के अलोंग 2 चले और वाई के अलोंग 3 यूनिट चले। समझ में आया? यस। तो ये तो हमने नॉर्मली बोल दिया, बट बेसिकली इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। 2 किसके अलोंग, प्लस एक्स के अलोंग, तो प्लस आई, प्लस 3 प्लस वाई के अलोंग, तो प्लस जे कैप। समझ में आया? आया नहीं आया बच्चों? यही इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यही इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इसको मान लो अगर मैं नाम दे दूं ए, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई तो बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों, हुई क्या? नहीं ना? हाँ, अच्छी बात है। तो अब आगे चलेंगे, अब आगे चलें तो आपको कोई भी पोजीशन वेक्टर बताना है। अगर मैं आपको कोई पॉइंट दे दूं, अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट दे दूं तो आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। शाबाश, बताना एक बार। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूंगा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूंगा मैं। अब आ जाओ सभी। अब देखो ये भाई साहब देवेंद्र सिंधे, सर पोजीशन वेक्टर में एडिंग करनी होती है क्या? यस बेटा, यहाँ पे प्लस और माइनस जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एडिंग के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 2i प्लस 3j, ठीक है। तो ये तो लिखना बता रहा हूं, अभी रिप्रेजेंटेशन अलग हुई, ये लिखना है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया मैंने, चलो पहले रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूं एक में कंप्लीट, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। तो बच्चों ये तो हो गया रिप्रेजेंट करना। बेटा ये 2 के बाद जो लिया है, ये जो 2 के बाद लिया है इसको बोलते हैं आई कैप। दिस रिप्रेजेंट दैट द पार्टिकल वी हैव टू रीच दैट पॉइंट बाय मूविंग 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को कि हम किधर मूव कर रहे हैं, 2 यूनिट एक्स के लोग मूव किए। फिर जो जे है ये बोल रहा है वाई एक्सिस, तो 3 यूनिट किधर मूव किए, वाई के लोग। समझ में आया? आया क्या? आया ना? ओके देवेंद्र, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना कि ये तो बेसिकली क्या था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम अभी डॉटेड में रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे ऐसे, और ये भी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक वैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नॉर्मली, तो आप वेक्टर को ऐसे बनाओगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सभी। दिस इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एरो की फॉर्म में। समझ में आया? ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। हमेशा याद रखना, एक एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे, एरो का हेड कहां पे होगा, उस पॉइंट पे जिसका वो पोजीशन वेक्टर है। एरो का हेड जो होगा उस पॉइंट पे जिसका ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, जिसका ये वेक्टर या जिस पॉइंट का ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। समझ में आया? और टेल का एंड कहां पे होगा, टेल का एंड जो बच्चों रेफरेंस पॉइंट पे होगा। कहां पे? रेफरेंस पॉइंट पे। समझ में आया नहीं आया? टेल का एंड कहां पे होगा, रेफरेंस पॉइंट पे। अब रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन पे टेल का एंड रख दो और हेड कहां पे जाएगा, सीधा उस पॉइंट पे जाएगा जिसका ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर बन रहा है। समझ में आया? आया क्या बच्चों? अरे आया क्या भाई? समझ में आए तो मैसेज कर दिया करो, मैं तुम्हारे मैसेज की वेट करता रहता हूँ, साइड में टैब खुला रहता है कि समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर से रिवाइज करवाऊं बच्चों को, है ना? तो बोल दिया करो बेटा, रेस्पॉन्स तो किया करो, नहीं आया तो नहीं बोलो। देखो ध्यान से, एक बच्चे ने बोला रिपीट, देख एक बार ध्यान से। आया? चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने खुद से निकालना है, मैं कोऑर्डिनेट दूंगा, कोऑर्डिनेट दूंगा मैं, ठीक है? यस, सिंपल दे देता हूं, 7,1 7,1। जल्दी करो, शाबाश। तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी is basically 7i। यस, गुड। किधर चलोगे देखो, ध्यान से देखो, किधर चलोगे, 7 चलोगे एक्स एक्सिस के लो, ऐसे ऐसे डॉटेड में, सही है 7 यूनिट। अब 1 यूनिट चलोगे वाई के लो, तो आप लिख दोगे 7i प्लस 1j। याद रखना आई और जे देखना है कि प्लस एक्स के लोग चलेंगे तो प्लस आई,
कैप, और माइनस एक्स के लॉन्ग चलेंगे तो माइनस आई कैप, याद रखना। प्लस वाई के लॉन्ग चलेंगे तो प्लस जे कैप, माइनस वाई के लॉन्ग चलेंगे तो माइनस जे कैप। रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? आया ना? यस। तो आपको खुद से अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट करना है। एक और करवा रहा हूं, जल्दी आ जाओ, अब टाइम नहीं लगाना किसी ने। ये x और ये y, -3,4, -3,4, जल्दी करो। पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालो, जल्दी करो, शाबाश। आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ध्यान से देखना, रिप्रेजेंटेशन देखना ध्यान से। इधर कितना चलूंगा? 3 है ना, इधर कितना चलूंगा? 3, फिर इधर कितना चलूंगा? 4, तो मैं लिखूंगा 3 किधर चला? किधर चला? माइनस एक्स के लॉन्ग, माइनस एक्स के लॉन्ग चला तो मैं लिखूंगा माइनस आई कैप, याद रखना। प्लस 4 किधर चला? प्लस वाई मतलब प्लस जे, समझ में आया बच्चों? तो इसको आप लिख दोगे -3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है ना? हाँ, रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन वेक्टर दे रहा हूं, आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली दे रहा हूं आपको, पूरा ऐसे बना के रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट के साथ। 5i - 4j, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। इसको रिप्रेजेंट करो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, शाबाश। ये x और ये y, तो 5 और -4 किधर होंगे? x का कोऑर्डिनेट 5 मतलब यहां कहीं, x के लॉन्ग 5 चले, -4j मतलब y के लॉन्ग कितना चलेंगे? -4, समझ में आया? माइनस वाई के लॉन्ग कितना चलेंगे? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5i + 4 × -j, तो i के लॉन्ग कितना चले? 5, माइनस j के लॉन्ग 4, तो ये कहीं पॉइंट आ जाएगा, 5 ये 4, पोजीशन वेक्टर ही आ जाएगा। समझ में आया? इसका क्या था? ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, समझ में आ गया बच्चों? आ गया ना? कर सकते हो ना? यस, अच्छी बात है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, 3D में कैसे करेंगे सर? देखो ध्यान से, आपसे बच्चों यहां से देख लो एक बार ध्यान से, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, एक कोई Q पॉइंट मान लिया मैंने, उसका पोजीशन वेक्टर ही है, आपको उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, पूरा डायग्राम बनाना है उसका। तो आप कैसे बनाओगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लोगे x y, इसको क्या लिखोगे? 5i, क्या इसको क्या लिख सकते हो? प्लस का 4 × -j, मतलब मैं 5 यूनिट चला x एक्सिस के लॉन्ग, फिर 4 यूनिट चला -j के लॉन्ग, तब मैं जाके उस पॉइंट पे पहुंचूंगा, उसका पोजीशन वेक्टर ये है।
तब जाके मैं किसी पॉइंट पे पहुंचूंगा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये। समझ में आया? और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5, -4। हाँ योगी, आया समझ में? ओके, आगे चलो। ये रिवर्स पूछा था मैंने पोजीशन वेक्टर देके कोऑर्डिनेट पूछ लिया और उसकी रिप्रेजेंटेशन पूछ ली वेक्टर की फॉर्म में, सब कुछ। ये तो 2D तक का खेल था। अब 3D में आ जाएगा तो क्या करोगे? 3D में थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बाकी समझ में वही आएगा। चलो 3D का मैं ऊपर से समझाऊंगी, चलो यहां से ही समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यूबॉइड बना लेते हैं एक जल्दी जल्दी। ये साइड है 3, ये 4 और ये 5। आपसे बोला जाए कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ और रिप्रेजेंट करो। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, जल्दी बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जल्दी बताओ, शाबाश। पोजीशन वेक्टर पूछा है तो क्या आएगा, देखो 3i 4j 5k। तो रिप्रेजेंटेशन होगी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज बेसिकली 3i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी 3i कैप प्लस 5j कैप। ये 5 है ना, हाँ ध्यान से देखना। 3i फिर y के लॉन्ग चले ना 5, तो 5j। फिर इधर आओगे, ये कितना हो जाएगा 4k। समझ में आया? अच्छी बात है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एरो बनाओगे यहां से डायरेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट ये। समझ में आ गया? अरे आया बच्चों? ये पोजीशन वेक्टर बना दिया है और रिप्रेजेंटेशन भी देख ली होगी आपने, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट का बताओ, अब जल्दी से इस पॉइंट का बताओ। लेट इट बी क्यू। क्यू पॉइंट का बताओ, जल्दी से रिप्रेजेंट करो और बताओ पोजीशन वेक्टर। ये 3 डायमेंशन में बताया मैंने आपको कैसे करना है, ठीक है ना? 3 डायमेंशन में बताया मैंने आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्यू का बताओ, शाबाश। क्यू का बताओ, शाबाश बच्चों। ध्यान से देखो, 4z अगर मैं लिखूंगा तो ये x है और ये y है और ये z है, तो 4z, ये 4 है तो ये भी 4z है ना। z के लॉन्ग 4 चले और फिर y के लॉन्ग, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखो पहले। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे x के लॉन्ग 0, y के लॉन्ग 5, y के लॉन्ग, ये y के लॉन्ग 5 चले और z के लॉन्ग कितना चले थे 4। तो आप लिख दोगे इसके पोजीशन वेक्टर ऑफ q, दैट इज 0 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप। अब रटने का तरीका अगर समझना हो तो डायरेक्ट कुछ मत करना, बस कोऑर्डिनेट जो i j k के कोफिशिएंट है वो x y और z कोऑर्डिनेट के बराबर लिख देना। पोजीशन वेक्टर के केस में i j k के जो कोफिशिएंट है वो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट लिख देना जिसका आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? यस, हो चुका होगा इतना, तो समझ में आ गया होगा बच्चों सभी को कि आपको कभी भी कोई वेक्टर दे दिया जाए, कभी भी कोई वेक्टर दे दिया जाए 3D में, तो भी आप उसको ऐसे क्यूबॉइड बना के फिर करोगे।
ठीक है ना। हाँ, रिप्रेजेंट करोगे तो क्यूबॉइड बना के करोगे, जैसे मैं आपको दे दूं, आ जाओ 7i 9j प्लस 10k। इसका मतलब आपको पहले क्यूबॉइड बनाना है जिसकी x के अलोंग साइड होगी 7, y के अलोंग होगी 9 और z के अलोंग होगी 10। और फिर इसका उसका जो ये पॉइंट आएगा, जो यहां पे उसका पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर है, तो उसको रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, चले क्या? ओके, आ जाओ बच्चों। देखो अब बच्चों बात आती है पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ऐसे। तो अगर आप देखोगे, मान लो ये एक्स है, पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। ये बच्चों एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक पॉइंट है ये, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आया, मान लो ये आ गया, दिस इज आर। तो अगर ये आर है, तो इतनी ही टेल का, इतनी बड़ी टेल बना देता हूं मैं और एरो पीछे कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लो इस वेक्टर का नाम है P, तो P वेक्टर इसका क्या आ जाएगा, माइनस आर। हाँ कि ना? अरे इसको मैं माइनस आर के बराबर भी लिख सकता हूं ना। प्लस माइनस गिव्स अस डायरेक्शन, याद रखना। इन वेक्टर प्लस माइनस, इन वेक्टर प्लस एंड माइनस gives us डायरेक्शन। समझ में आया? तो ऐसे अगर कोई ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, तो आपसे बोले माइनस ए रिप्रेजेंट करो, तो आप बोलोगे। समझे? समझे या नहीं समझे? अब इसका मतलब क्या है ये? इसका मतलब ये है बच्चों, माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। ए के अपोजिट डायरेक्शन माइनस ए। अगर ए प्लस है, ए का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम प्लस मान लेते हैं, तो इसका अपोजिट ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, ए मोड एंड माइनस ए मोड। मोड का मतलब ही क्या है कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे माइनस ए हो चाहे प्लस ए हो, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अरे इसलिए तो मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं मोड में, है ना। तो फिर ये सर साइन किस लिए यूज करते हैं? साइन इज जस्ट टेल अस दैट इट हैव, दिस वेक्टर हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ए। This tell us, this negative sign tell us the direction of this vector is opposite to a। समझ में आया? समझ में आया क्या? बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए के बराबर। हाँ, आया समझ में? हाँ, तो कुछ डेफिनेशन लिखवा देते हैं कई बार। ए वेक्टर is said to be negative with respect to another vector if it has same magnitude and opposite direction। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कुछ भी कर लो भाई। मैंने अगर बी ऐसे बना दिया, बी ऐसे, बी वेक्टर, तो माइनस बी क्या होगा, इतनी डिटेल बना दूंगा और माइनस, ये माइनस बी होगा। The vector is said to be negative of any vector if it has same magnitude with that vector या as that vector
have an opposite direction to that vector. समझ में आया? आया ना? तो नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट करना सीख गए। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अब आता है बेसिक, जो आपके क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा यूज आएगा वेक्टर्स की फॉर्म में। आपने देखा होगा, ये तो सबको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पता है क्या डायरेक्शन का? तो जल्दी बताओ, ये क्या है? नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगी? साउथ, है ना? फिर राइट हैंड की साइड जाएंगे, ये होगा, बताओ, ईस्ट। तो ये क्या होगा? वेस्ट होगा। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जमीन पे आप लोग बनाओगे ऐसे, ऐसा नहीं दीवार पे होता है ऊपर नॉर्थ, जमीन के अंदर गड्ढा काटोगे तब साउथ, ऐसे नहीं होता है। कई बच्चे सोचते हैं ना कि आसमान में तो नॉर्थ, यहां पे साउथ, ऐसे नहीं होता। ये होता है तुम्हारे, तुम जहां पे खड़े हो। तो लिख लो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन in case of vector represent directions. अगर दो वेक्टर हैं आपके सामने, ए या एक वेक्टर आपके सामने ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी ए, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं बोल सकता हूं दोनों की क्या है? सेम डायरेक्शन है और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। पॉजिटिव साइन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है। अगर कोई दो वेक्टर आपके सामने दे दी जाए, एक ए एंड एक माइनस ए, तो इट मींस ए अगर इधर होगा तो माइनस ए पक्का इधर होगा। ये बात ध्यान रखना। समझ में आया? आया क्या? तो वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेक्टर, with respect to another vector if it has opposite direction with respect to that vector. If it has opposite direction, if it has opposite direction with respect to that vector. समझ में आया? आ जाओ, अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। सभी लोग ध्यान से देखो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस पे क्वेश्चन आएंगे बहुत बार, है ना? और क्वेश्चन इसी पे नहीं आएंगे, इसका यूज करके आएंगे। बेसिकली ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, ऐसा नहीं होता नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे। आसमान की तरफ हाथ करके नॉर्थ मत बोलना। ट्राई करना, जहां से सूरज उगता है ना उधर आप अपना राइट हैंड लेके आओ। राइट हैंड लेके यूं कर लो हाथ अपने, और जिधर आप सूरज उगता है उधर की साइड अपना राइट हैंड लेके जाओ। जिधर से सूरज उगता है वो आपका ईस्ट हो जाता है, और ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? वेस्ट, है ना? और उसके सामने क्या होगा? नॉर्थ, और पीछे क्या होगा? साउथ। समझ में आया? समझ में आया क्या? या फिर ऐसे हाथ करोगे तो जिधर सूरज उगता है वहां से 90 डिग्री घुमाओ, नॉर्थ। अब यहां से स्टार्ट हो जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। समझ में आया? आया क्या? हाँ, ऐसे समझना है सभी ने। अब बच्चों इसको लिखते कैसे हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, उनमें कैसे यूज आता है इसका, वो देखते हैं। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लो भीम, क्वेश्चन पूछ लेगा, उसको रिप्रेजेंट करना है। अभी ये क्वेश्चन में आता है, छोटा सा हिस्सा होता है, भीम इज मूविंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेसिकली ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एग्जैक्ट 45 डिग्री पे जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में 45 डिग्री के जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट।
वेस्ट और साउथ के बीच में जो 45 डिग्री पे जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो 45 डिग्री पे जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? आया क्या? याद रखना ये 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद में आ जाओ, आगे चलते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, रिप्रेजेंट करो बीम इज मूविंग, beam is moving नॉर्थ ईस्ट, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये ईस्ट, ये नॉर्थ, वेक्टर फॉर्म कर दोगे ना? हाँ, बिल्कुल, अच्छी बात। और कई बार कुछ और तरीके से भी पूछ लिया जाता है, भाई मान लो 45 डिग्री का एंगल ना हो तो क्या करोगे? ये तो नॉर्थ ईस्ट तब बोल दिया जब 45 डिग्री का एंगल था, है ना? अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए, ध्यान से देखना और अच्छे से करना है सभी ने। देखोगे, आ जाओ तो आपसे ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप? अगर बीम ऐसे जा रहा है 30 डिग्री का एंगल बना के, तो इसको क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। इसको बोलोगे बीम इज मूविंग 30 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होंगे, तो इसको बोलते हैं बीम इज मूविंग 30 डिग्री, बीम इज मूविंग अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आया नहीं आया बच्चों? समझ में आ रहा है? बीम इज मूविंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है? यस, ईस्ट की तरफ जब फेस करके खड़े होगे तो नॉर्थ की साइड में ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आया? यस। मान लो आपसे बोल दिया जाए इसको रिप्रेजेंट करो, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे? बीम इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहां से इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप? अरे 40 डिग्री का एंगल है, 45 का नहीं है। तो आप सोचो, जब आप साउथ की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो ईस्ट की डायरेक्शन में 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप बोलोगे बीम इज मूविंग 40 डिग्री किस डायरेक्शन के साथ एंगल बना, किस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है? ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ। समझ में आया? आया क्या बच्चों? आ रहा है? ईस्ट ऑफ साउथ। अरे आया है नहीं आया? अच्छी बात है।
तो इसको और कुछ भी बोल सकते हो, देखो इसको और कुछ भी तो बोल सकते हो, इस डायरेक्शन को और कुछ भी तो बोल सकते हो। अरे ये भी तो बोल सकते हो, जब आप नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके खड़े होंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप इसको और भी बोल सकते हो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हाँ कि ना। अरे इसको ये भी तो बोल सकते हो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बताओ शाबाश। यस। अरे इसको भी तो बोल सकते हो, ये देखो 50 डिग्री एंगल बना रहा है। जब आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होगे तो किसकी डायरेक्शन में बना रहा है, साउथ की डायरेक्शन में। देखो साउथ की साइड बना रहा है ना, तो आप बोलोगे 50 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, हाँ कि ना। अरे बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। यस। कौन सा, हाँ ये 90 डिग्री। अरे भाई साहब ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना के रखते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, सभी को बता देता हूं अभी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें किन्हीं भी दो पास वाली साइड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। समझ में आया, आया क्या। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आया भाई। चले फिर आगे, आ जाओ चलते हैं। अगर आपसे कोई बोले, अब आपको रिप्रेजेंट करना है इसमें, आपसे बोले 10 डिग्री वेस्ट ऑफ, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, रिप्रेजेंट करो शाबाश। सभी बच्चे रिप्रेजेंट करें, डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। फेस किधर करके खड़ा होना है अब, नॉर्थ के डायरेक्शन में। और अब वेस्ट की साइड 10 डिग्री का एंगल बनाओ, तो देखो ये आएगा 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आया, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे आया नहीं आया। सिमिलरली आपसे कोई बोल दे, क्या आप इसको ये भी बोल सकते हो 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अरे हाँ कि ना। अरे 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल सकते हो ना। यस बिल्कुल, अच्छी बात। अब आगे चलेंगे, शाबाश ध्यान से देखें। आपसे बोले कोई रिप्रेजेंट करो 20 डिग्री, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, रिप्रेजेंट करो शाबाश, रिप्रेजेंट करो बच्चों 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, रिप्रेजेंट करना है। करो भाई। वेस्ट के डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओ, और साउथ की तरफ कितने डिग्री का एंगल, साउथ की तरफ इधर है, साउथ की तरफ 20 डिग्री का एंगल। समझ में आया, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और वी कैन से 70 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। समझ में आया। अरे अब तो झक्कास समझ में आ गया होगा ए भाई। हाँ भाई आ गया ना। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा ऐसे, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम होगी, ये होगी वो होगी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन तो क्या पूछे जाते हैं, उस इनका यूज करके पूछे जाते हैं।
तो ये अभी बता देता हूं मैं आप लोगों को। अब आ जाओ सभी, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं? आपके सामने कोई वेक्टर दे दी जाए r इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, है ना, बोल दे आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर, तो आप क्या करोगे? बेसिक बेसिक करोगे, है ना, बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आप कुछ इस तरीके से करोगे, ये x और ये y, तो आप बोलोगे 3 along x and 4 along y। ये वेक्टर हो गया सर, हाँ कि ना बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है आर का मोड, ये तो सबको पता है। मैं आपसे पूछूंगा ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? सोचो सोचो बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना? जल्दी बताओ, ये 3 मोड, ये 4 मोड, जल्दी बताओ क्या होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा ये। सोचो एक बार, अरे भाई देख के मत बोलो, वैसे देख के बोलो 3 और 4। अरे आपको बताया था मैथमेटिकल, अरे भाई साहब 45 डिग्री का एंगल जब होता है बेटा, जब ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, या ये भी 3 हो और ये भी 3 हो। मैंने आपको बताया था स्पेशल ट्रायंगल और स्पेशल एंगल थे 37 और 53। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में क्या समझाया था आप लोगों को? क्या समझाया था बेटा? है भाई, फिर भी ध्यान नहीं आ रहा। नहीं आ रहा क्या? अरे आया नहीं आया? 37 और 53, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, अगर उसका एक साइड 4 है और एक साइड 3 है, या इसके रेशियोज में होती है, तो तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ, तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम कितनी आ जाएगी? 5। अरे आ जाएगी ना? तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम कितनी आ जाएगी? 5। 5 आते ही आपके दिमाग में आया होगा कि ये पक्का 37-53 वाला ट्रायंगल है। अच्छी बात है। अब बच्चों देखो, ये तो 5 जो आई है, ये तो टेल की लेंथ आ गई। अरे टेल की लेंथ आ गई ना 5, समझ में आया? अरे 5 जो आया है तो टेल की लेंथ आ गई आपके सामने, देखो ध्यान से। और टेल की लेंथ हमें क्या देती है? टेल की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैं फिर से कह देता हूं, पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर होता है, और यहां पे जो टेल की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। हमें पता लग गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 5। तो आपने क्या किया? आपने किया 3 का, कैसे कैलकुलेट किया आपने? आपने देखो कैसे कैलकुलेट किया बच्चों, आपने लिखा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट, यही किया ना? तभी तो आया। मतलब कि आपने आई का कोफिशिएंट लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर जे का कोफिशिएंट लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, तो जो आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ध्यान से देखो बच्चों, अगर 3 नेगेटिव हुआ तो भी स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव हुआ तो भी स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगा।
तो जिंदगी में कभी भी ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ कि ना, बताओ सभी, शाबाश। बताओ शाबाश बच्चों। योगी एक बार दोबारा से अटेंडेंस ले। देखो बच्चों ध्यान से, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा जब भी कभी ऐसी ट्रायंगल हो 3 4 5 की, तो हमें पता है 37 और 53 एंगल होते हैं दो, एक 90 होता है, ये तो सबको पता है। तो जो बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट एंगल क्या होता है, बड़ा। तो ये हो जाएगा 37 53 में कौन बड़ा, 53। छोटी साइड होती है उसके अपोजिट एंगल क्या होता है, छोटा, तो ये हो जाएगा 37। समझ में आया, समझ में आया क्या सभी को, बताओ बच्चों, समझ में आया ना। हाँ, तो ये आपको ट्रायंगल का खेल बता दिया है थोड़ा, किसी बच्चे को दिक्कत आए तो बच्चों सिंपल सी ये बात क्लियर हो गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करता है वो मैं बता देता हूं। कि कोई भी आपके सामने वेक्टर है वो इस फॉर्मेट में ए आई प्लस बी जे के फॉर्मेट में, तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, तो आप सीधा लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी का स्क्वायर और उसका रूट। समझ में आया, आया या नहीं आया, आया ना। सिमिलरली समझाऊंगा नहीं क्योंकि यहां पे समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आपको ये भी समझ लेना है कि ऐसे ही 3D में होता है। मतलब जब कभी वेक्टर ऐसे दे दिया जाए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहां पे एक एडिशनल आ जाएगा सी का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, आया या नहीं आया, अरे हाँ कि ना। ऐसे अगर कोई वेक्टर होगा जिसमें ये साइड आई ए हो जाए, ये ए कोमा बी इसके कोऑर्डिनेट हो जाए, ये बी हो जाए, तो ये वेक्टर होगा ए आई प्लस बी जे, और इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। समझ में आया। सिमिलरली 3 का केस में भी आप ऐसे ही करोगे। 3 के केस में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे। समझ में आया, आया क्या बच्चों, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बच्चों कंपोनेंट की बात आती है, तो कंपोनेंट तो भाई लंबा चलेगा, फिर कोई नहीं, तो फिर कल करवाते हैं बाकी, है ना, कल करवाते हैं बच्चों। आप एक बार मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ मेरे को जल्दी से पहले आज का। एक वेक्टर है r इक्वल्स टू -2i प्लस 3j माइनस 4k, तो इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड बताओ शाबाश। नहीं टेस्ट नहीं है कल टेस्ट नहीं है, था सोच रहे थे पर उस तरीके से वो नहीं है कि भाई एक प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे, फिर वही है कि टेस्ट वैसे दिया जाए नॉर्मली तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना। एक स्टैंडर्ड के साथ देंगे ना तो अच्छा रहेगा। जल्दी बताओ शाबाश, आर कैप क्या होगा, सॉरी आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जल्दी बताओ। लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, इनका सम कर दो, रूट कर दो,
क्या आएगा 4 + 9 + 16 क्या आएगा 29। अरे बहुत इंटेलिजेंट कर दिया ना बच्चों। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये चीजें कोई भी टीचर 15 मिनट में पूरी बता देता है। उससे क्या होता है बच्चा विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं। वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रट लेगा, मैग्नीट्यूड निकाल देगा, है ना, पर उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता ये है क्या, ये वेक्टर क्या है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इमेजिन करूं तो इसको किस फॉर्म में करूं। समझ पा रहे हो मेरी बात। और शायद इससे पहले कोई बच्चा फाउंडेशन पढ़ के आया होगा, उसको डिफरेंस भी नजर आ गया होगा। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करना है ना, जिससे आप विजुअलाइजेशन कर पाओ वेक्टर का एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं 3D का भी करवा सकता था आपके लिए, पर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कुछ नहीं। चलो फिर भी एक बार 3D का और करवा देता हूं। ये √a² + b² + c² कैसे आया एक बार देख लो। किसी को जरूरत लगती है तो देख लेना एक बार, बाकी ज्यादा वो भी नहीं है। x y z कोई वेक्टर है हमारे पास स्पेस में ऐसे, इस वेक्टर को हमने बोल दिया ai + bj + ck। इसका मैग्नीट्यूड ये क्यों आया प्रूव करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपको एक क्यूबॉइड बनाना है जिसका x एक्सिस के लॉन्ग वाली साइड a हो, y एक्सिस के लॉन्ग वाली b हो और z के लॉन्ग c हो। ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। ये a हो गई, ये b हो गई और ये c हो गई। बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उससे पहले मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? जल्दी बोलो, हाँ कि ना। अच्छी बात है। और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली। बेस में देखो, बेसमेंट में, बेस में देखोगे तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं ए और सी, ये दो साइड है, तो ये इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल की, हो जाएगी ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो ये कितनी आएगी? क्या ये √a² + c² आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम? आएगी ना। यस, ये √a² + c² आ गई। ये भी है तो पक्का ये भी होगी, हाँ कि ना। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है सर जी। यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, जिसकी दो साइड आपको पता है, एक है √a² + c² और एक है b। तो दो साइड पता है, पाइथागोरस से ये निकालो। तो √a² + c² का होल स्क्वायर + b² का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, तभी तो ये आएगी साइड, ये वाली साइड जो हमारा वेक्टर है। देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, a² c² b², रीअरेंज कर लो। √a² b² + c², आ गया या नहीं आ गया? बताओ बताओ, रट्टा मारोगे या समझोगे? समझोगे ना? आया ना। यस। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली विजुअलाइजेशन होना चाहिए तुम्हें, जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई बात आए, कोई वेक्टर आए, तो तुम सोच सको कि हाँ ये ऐसे आया होगा। ऐसा नहीं खाली फॉर्मूला रट लिया भाई, इसमें पुट कर दियो और पुट करते ही सोल्व कर लियो, बाकी कुछ नहीं है, ये रटना पड़ेगा तेरे को। ऐसा नहीं,
मैंने आपको पहले भी बोला था रटने वाली जगह पे मैंने रटवाया था, क्योंकि वहां पे समझाने के लिए बहुत लंबा टाइम चलना पड़ता यूनिट एंड डायमेंशन में। यहाँ पे समझने वाली चीज है और यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ छोटे टाइम इंटरवल में, तो मैंने समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों? हाँ ओके, तो आज के लिए इतना ही है। कल पोजीशन वेक्टर वगैरह निकालेंगे और बाकी सभी चीजें करेंगे। सॉरी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर तो निकाल लिया आज हमने और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वगैरह सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? अरे समझ में आया? ओके, तब तक के लिए बाय सभी को। कल का लेक्चर मेंशन कर दिया जाएगा तुम्हारे ग्रुप पे अगर होगा तो, ठीक है ना? मेंशन कर दिया जाएगा अगर तुम्हारे ग्रुप पे होगा तो कल का लेक्चर। ठीक है बच्चों? हाँ, पॉसिबली तो यही रहेगी कि हम करवाने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है, 12th का लोड आ गया तो फिर उनके लेक्चर 2 ले जाते हैं हम संडे को कई बार, तो संडे का लेक्चर उनका लगाना पड़ जाए, वरना आपको ग्रुप पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है? हाँ, तो तब तक के लिए बाय बच्चों सभी को। बाय एवरीवन। ओके।